हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग गणित के महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ रहे थे और इसके पहले हम लोग पार्ट 2 को देखा था। आज अगेन हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 3 रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से डेटा हैं जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है घन। घन एक आप जानते हैं घन क्या होता है। अब घन का आयतन होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और घन का विकर्ण होता है। साथ में हम लोग देखने वाले हैं बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन a क्यूब होता है और जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो यहाँ पर a होगा, a को हम भुजा के रूप में डिनोट करेंगे। a को हम भुजा के रूप में डिनोट करेंगे। तो घन का आयतन a क्यूब होगा, घन का आयतन a क्यूब होगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होगा, जबकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होगा, जबकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। घन का विकर्ण क्या होगा दोस्तों। घन का विकर्ण a√3 होगा। घन का विकर्ण a√3 होगा। तो इस प्रकार जो है घन का ये डेटा होते हैं। अब बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों। बेलन का आयतन जो है πr/h होता है, πr/h होता है, जहां पर आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होता है। r आपका रेडियस है अर्थात त्रिज्या है, और जबकि h फॉर आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई, h फॉर ऊंचाई। तो इस प्रकार बेलन का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, πr/h। उसी क्रम में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होगा, 2πr/h होगा। अर्थात जो बेलन का आयतन होता है उसका दो गुना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और ब्रैकेट में r+h, 2πr और ब्रैकेट में r+h, ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों और देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं, घन देख लिया, बेलन देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं घनाप। घनाप में क्या क्या डेटा है, इन चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। घनाप का डेटा क्या है, घनाप के डेटा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं देख लेते हैं। तो घनाप का आयतन क्या होता है, LBH। घनाप का आयतन LBH, L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई एंड H फॉर ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या होगा, घनाप का आयतन होगा। तो घनाप का आयतन LBH, L गुणे B गुणे H, अर्थात लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम होता है। घनाप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम होता है, और होता क्या है, 2l + 2b गुणे h, मतलब कि ब्रैकेट में 2l + 2b गुणे h, 2l + 2b गुणे h। यहां पर ये क्या हो जाएगा, घनाप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों का सेम फार्मूला होगा 2l + 2b × h, और 2l और +2b ये दोनों आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है गुणे में ऊंचाई कर देना है। घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL, LB + BH + HL, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और बाहर जो है 2 रहेगा। अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2LBH + 2BH + 2HL, ये ऐसे भी बोला जा सकता है। तो घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2
LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण अथवा कमरे का विकर्ण, जो घनाभ है उसका विकर्ण और किसी एक कमरे का जो विकर्ण होगा वो सेम होगा, और वो होगा क्या, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण अथवा कमरे का विकर्ण। घनाभ के आधार का परिमाप क्या होगा? घनाभ के आधार का परिमाप ब्रैकेट के अंदर 2L प्लस 2B होगा। 2L प्लस 2B आपके घनाभ का जो परिमाप होता है, घनाभ के आधार का जो परिमाप होता है वो हो जाएगा 2L प्लस 2B। दोस्तों यहां पर एक घनाभ होता क्या है? 6 पृष्ठ होते हैं, और जो आयताकार आकृति के होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठों के समूह को, आयताकार आकृति को हम क्या बोल देते हैं? घनाभ बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये घनाभ का आपका डेटा है। अब कुछ और डेटा को देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब कहा क्या जा रहा है देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग ये क्या है? तो दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n स्क्वायर प्लस n बटे 2 होता है। अब ये है क्या? इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब ये एक डिजिट्स हैं, एक सीक्वेंस से सारे डिजिट्स हैं, और इनको हम योग करेंगे, और योग करके जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो ये जो 1 से लेकर के अंत तक, मतलब शुरुआत हम 1 से कर रहे हैं और अंतिम पॉइंट, अंतिम डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक सीक्वेंस से हो। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? क्रम से हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उन सारी संख्याओं का जो योग होता है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। अब एक एक डिजिट को अगर हम जोड़ें तो समय ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इस फार्मूला को याद करना होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n बटे 2। अब यहां पर जो n है, n क्या है? ये टोटल संख्याओं का संख्या है, टोटल संख्याओं की संख्या है, ये नंबर्स हैं। n क्या है? संख्या है। संख्या किनकी संख्या है? जो डिजिट्स दी गई हैं। जैसे इसमें 1 2 टोटल कितनी संख्या है? 10 डिजिट्स हैं। तो अंत की कौन सी संख्या? 10। अब इसी फॉर्मूला पर इसको रखना होगा। यहां पर n इक्वल क्या होगा? n का मान क्या होगा? n का मान यहां पर 10 होगा। तो अगर हम एक एक करके ऐसे जोड़ें, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 5 20 और 1 21 28 36 36 45 45 10 55, ऐसे होगा। फिलहाल ये छोटी संख्या है दोस्तों, कम संख्या 10 ही तक है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपके ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, इससे हाई लेवल के पूछे जाएंगे, तो आप उसका कैसे करेंगे? तो आप इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है उसको हल करेंगे। तो n का मान यहां पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसी फार्मूला पर इन सारी संख्याओं को रख देना है, मतलब n के मान को रख देना है। तो कैसे होगा? 10 का स्क्वायर प्लस n का मान 10 है और बटे में 2। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 प्लस 10 बटे 2। 100 और 10 110 बटे 2। 2 का 110 में जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा और 55 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमें हल करना है। अगर हमें ये फार्मूला याद हो जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या का हम आसानी से योग निकाल सकते हैं, अगर उसमें कहा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। तो आप प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? n स्क्वायर प्लस n बटे 2, जहां पर n का मान एक संख्या के रूप में होगा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर सम और विषम दोनों का था, अब यहां सिर्फ और सिर्फ सम है, मतलब 2
प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 ऐसे अगर हो तो वहां पर आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। जैसे यहां पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब यहां पर संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो n का मान क्या हुआ, n का मान हुआ 5। तो अब यहां पर इसी तरीके से यहां पर रख देना है। तो 5 जब हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर और प्लस 5 और 5 पचम 25, 25 5 30, ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10 10 8 18 और 2 20 20 10 30। तो आप इस फार्मूला के जरिए इसको हल करें, क्योंकि अब ये छोटा है तो आप ऐसे तो कर सकते हैं, बट बड़ी संख्याओं में आप जो है फार्मूला के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग n स्क्वायर प्लस n। इन दोनों में थोड़ा सा कॉमन है, इसमें n स्क्वायर प्लस n बटे 2 है, इसमें n स्क्वायर प्लस n है। सिर्फ 2 को अगर हम हटा देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और अगर इस वाले को आप याद कर लेते हैं 2 लगा देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है 2 का। इसी क्रम में नेक्स्ट है 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब यहां पर सेम जैसे यहां पर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n स्क्वायर प्लस n बटे 2। अब यहां पर किसी भी संख्या में वर्ग नहीं है। अब अगर इन्हीं सारी संख्याओं में हम वर्ग कर दें, स्क्वायर लगा दें, तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा और फिर जाकर के फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला n स्क्वायर प्लस n, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6, ये हो जाएगा। अब जैसे अगर इसमें फॉर्मूला में लगाना हो तो एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते हुए इन सारी संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे n स्क्वायर प्लस n, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में पूरे का बटा जो है 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला भी डेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भाई प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग। अब यहां पर जैसे यहां पर क्या कहते हैं सम की बात की गई थी, सम के लिए n स्क्वायर प्लस n है, उसी तरह से प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग। विषम के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर। मतलब कि जैसे अगर हमें करना हो विषम का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अगर ऐसे करते हुए लेके जाना है, ये 7 है दोस्तों, तो ये विषम संख्याओं का योग। अब इसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, अब 6 संख्या है तो अब इन्हीं का स्क्वायर निकाल देना है। 6 संख्या मतलब n का स्क्वायर, n का मान क्या है 6, और 6 का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर इन सारी संख्याओं का योग 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर का था, अब यहाँ पर घन लग जाएगा, मतलब क्यूब लग जाएगा, और क्यूब के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अगर इन सारी संख्याओं का योग हमें निकालना हो तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला n स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 से n तक सम अथवा विषम संख्या के वर्गों का योग। 1 से n तक सम अथवा विषम, मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, इन सारी संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वो ये फार्मूला लगेगा। इसके लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n स्क्वायर प्लस n, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का बटा जो है आपका 6 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस n, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का बटा 6 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये डेटा भी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक
जहाँ पर भी आपका मैथ का पेपर होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अदर कोई एग्ज़ाम हो, हर जगह पे आपका ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 4 में हम लोग कुछ और फार्मूला को देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।